बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 का आगाज करना है। MGT 520। ये एंड ऑफ लेसन 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको लेसन 8 से ही कंसीडर करेंगे और ये अप टू लेसन 13 तक है, यानी कि 6 लेसन इस यूनिट के अंडर आते हैं। तो हम इसको कोशिश करेंगे 2 हिस्सों में करने की। ना कंप्लीट हो सका तो 3 हिस्सों में करना पड़ेगा, लेकिन खैर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। बहुत लेंथी नहीं है ये यूनिट। स्टार्ट यूनिट का नाम है जी, नेशनल डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है उस लिहाज से नेशनल जो डिफरेंसेस आते हैं उनकी हमें बात करनी है। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ये टॉपिक को, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे वो बात क्या कर रहा है या इस टॉपिक में आगे है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल इकोनॉमी। हम चूंकि बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बात होगी इंटरनेशनल लेवल पे। हम बात करेंगे ओवरऑल द ग्लोब, जो है ना, पूरे का पूरा जो पूरी की पूरी दुनिया है, जो जो पूरा ग्लोब है, दिस इज अ सिंगल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगर हम इसको इस तरह कंसीडर करें तो फिर ऑब्वियसली हम बात करते हैं हर नेशन के डिफरेंस की, हर नेशन की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर हर नेशन जो है वो एक डिफरेंट वे में परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। आजकल देख लें हम, अपनी कंट्री का हिसाब लगा लें, तो हम बिजली खुद बना रहे हैं, गैस हम खुद परचेज कर रहे हैं, पानी हमारा अपना जाती है। अगर हम सेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके भी चार्जेस पे कर रहे हैं। हमें कचरा कचरा फेंकना है तो हम उसके भी चार्जेस पे कर रहे हैं। हमें किसी दूसरी सिटी जाना है तो हम टोल टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई ट्रैफिक वायलेशन होती है तो उसके अच्छे खासे जुर्माने हम पे कर रहे हैं। सारे काम हम खुद कर रहे हैं और स्टिल जो गवर्नमेंट है वो अच्छे खासे टैक्सेस हमसे चार्ज कर रही है। किस लिए? अपनी यशिया करने। क्योंकि आप रोड्स देख लें, अब अगर तो आप लोगों में से जो भी मुझे लेक्चर सुन रहा है, अगर तो वो लाहौर से बिलोंग करता है या किसी ऐसे सिटी से जिसके अंदर ट्रैफिक मामलात बहुत बेहतरीन किस्म के हैं या नॉर्मल से बेहतर है, तो वहां पे तो हैवी ट्रैफिक जो जुर्माने हैं वो समझ में आते हैं। लेकिन मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे ट्रैफिक के हालात बहुत ही नासाज हैं और ट्रैफिक जुर्माने मौजूद हैं। तो बात करने का मकसद ये है, मैं कोई फिलहाल कोई ये ट्रैफिक कवानीन का रोना नहीं रोने लगा। मैं बात सिर्फ इतनी समझाने लगा हूं कि हर कंट्री का अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सो दैट इज कॉल्ड नेशनल डिफरेंसेस। कल लेक्चर की तरफ आते हैं, तमीज ज्यादा लंबी हो जाएगी। Introduction. As it can be pointed out the chapter, and indeed in almost every chapter to follow, the issue that face international business are entirely different from those that face domestic. ये बात वो कर रहा है कि हर चैप्टर की आप बात करें तो ये बात तो सही है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस में जा रही हैं वो नेशनल के हिसाब से जो डिफरेंसेस हैं, जो सॉरी वो इंटरनेशनल बिजनेस की जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंट वे में फेस करें। उनके लिए डिफरेंट है डोमेस्टिक बिजनेस और उनके लिए डिफरेंट है इंटरनेशनल बिजनेस। अब हर जगह ये बात नॉर्मल रूटीन में ही होगी। अब वो अगर आप पॉलिटिकली लिहाज से बात करें तो क्यों डिफरेंस है? क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ट्रेड और टैरिफ डिफरेंट है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट आनी है तो उसका टैरिफ बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट है तो उसका टैरिफ बहुत कम है। चाइना में चले जाए तो चाइना में पाकिस्तान से भी डिफरेंस है।
पाकिस्तान चाइना ये कहता है कि जनाब अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो हम आपको टैक्स फ्री जोन देंगे, इसका सब्सिडी देंगे। अगर आपने इंपोर्ट करनी है तो अच्छे खासे हम आप पे चार्जेस लगाएं। ठीक है। अमेरिका में चले जाए तो अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी मेंटेन की हुई है और इंपोर्ट कोटा मेंटेन किया हुआ है। अब किसी भी कंट्री में चले जाए, हर कंट्री के ये मामलात अपने लिहाज से डिफरेंट है। अब one cannot expect to understand international business by learning the tenet of domestic business and the superposing them on international scene। अब देखिए टीनेट कहते हैं किराएदार को। अगर डोमेस्टिकली इसकी बात करें, इंटरनेशनल बात करें, तो दोनों के डिफरेंट मामला डिफरेंट है। ठीक है। हम काम की बातों की तरफ आते हैं। एक मिसाल उसने ली है, द ओपनिंग केस इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया शोज द डिफिकल्टी नेशंस में एक्सपीरियंस when they attempt to move from a largely state driven economy to one of the privatization। जी अब इंडिया के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक एक स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी से हटके आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ जाएं, इवन व्हेन चेंज अपीयर्स टू बी merited, the result of particular change can be fixed and the inconvenience। हाँ, अब देखिए जो इंडिया है या जो अमेरिका है, उनके अंदर स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अपने रूल्स हैं। इससे हटके आप प्राइवेटली किसी काम को करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं अपने हाथ से मामला को हैंडल करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों क्यों उन्होंने हर स्टेट ने अपने रूल रूल बनाए हैं, तो आप जिस भी स्टेट में काम करेंगे आपको उस स्टेट के रूल्स को फॉलो करना। वो अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात को करता है, देर आर टू सेपरेट पॉलिटीज टू पोलैरिटीज टू कंसिडर व्हेन डिस्कसिंग पॉलिटिकल सिस्टम। एक कलेक्टिविज्म है और एक इंडिविजुअलिज्म है। जहां पे डेमोक्रेसी है और टोटलिटेरियन है। जी, सबसे पहले आ गया कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म ही कहते हैं डेमोक्रेसी को, कि हर इंसान बराबर है, हर इंसान अपनी इजहार राय का हक रखता है। ठीक है। कलेक्टिवली मामलात होते हैं। नहीं सॉरी, मैं इसको, हाँ ठीक है। जी, कलेक्टिविज्म क्या है? जनरल प्रीमिस ऑफ कलेक्टिव इज दैट स्टेट मस्ट मैनेज एंटरप्राइज इफ दे आर टू बेनिफिट सोसाइटी। स्टेट उस एंटरप्राइज को मैनेज करेगी जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ठीक है। अक्सर में पहले तक यही था। जिस तरह वापडा है वो स्टेट के अंदर आ गया, सुई गैस है स्टेट के अंदर आ गया, रेलवे है स्टेट के अंदर आ गया, कि ये क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी को अ, फायदा पहुंचा रहे होते हैं। कुछ बैंक स्टेट के अंदर आ गए। ठीक है। बाकी चीजें प्राइवेटाइज हो गई। Democratic socialism sees itself as a part of historical and trend towards democracy, the universal infringement that they take place worldwide since 1970। चले, ये तो मिसालें जी मुगरिब दे रहा है वो। ये सोशलिज्म, ये सारा डेमोक्रेसी जो है, ये सारा यही चीज आती है, कलेक्टिविज्म और डेमोक्रेसी के सबके लिए काम किया जाता है, सारे इक्वल हैं, हर एक को इक्वल राइट है। जिस तरह वोट है तो वन इलेक्शन द अल्टीमेट डेमोक्रेसी, वोट ऑन इलेक्शन। ठीक है। इलेक्शन क्या है? बेसिकली डेमोक्रेसी है कि आप अपनी इजहार राय का हक रखते हैं, आप वोट डालते हैं, आप जिसको चाहे मुंतखब कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आप चले जाएं, कुछ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिलोसफर जोनाथन कैंडाल कहता है, what distinguishes democratic socialists from more radical communist groups is the unwavering belief that socialism must come through democratic means or not at all। हाँ वैसे गलत है, ठीक है। अनवेवरिंग बिलीव है कि डेमोक्रेटिक के अंदर हर एक को बराबर कंसिडर किया जाता है, और ये सिर्फ बिलीव है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। बात भी सही है, पाकिस्तान की होता है। Democratic socialists distinguish themselves from liberals
in that they feel the basic structure of capitalism is inherently biased against large group of people। चले यहाँ पे डेमोक्रेसी की वो डेफिनेशन कर रहा है कि डेमोक्रेटिक पीपल जो है वो जो सोशलिस्ट हैं वो लिबरल से डिफरेंट होते हैं। वो कलेक्टिवली बात करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग जिस राय पे रजामंद हो गए हैं तो उसको मुंतखब कर लिया जाता है। इलेक्शन में तो यही होता है, जिसके पास वोट ज्यादा है उसे मुंतखब कर लिया जाता है। अब आते हैं नीचे कम्युनिस्ट की तरफ। कम्युनिस्ट कहते हैं जी, generally believe that state control could only be achieved through revolution and totalitarian dictatorship। लो जी, कम्युनिस्ट ये बात कहते हैं कि सिर्फ उस सूरत में स्टेट जो है इस चीज को रेवोल्यूशन को अचीव कर सकती है अगर वो डिक्टेटरशिप पे काम करे तो। बाय सोशल डेमोक्रेट वर्क टू अचीव सेम गोल्स बाय डेमोक्रेटिक मींस। कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए और डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक मामला होने चाहिए। अब कम्युनिज्म में क्या एग्जांपल है? सोवियत यूनियन है, ईस्टर्न यूरोप नेशंस हैं फ्रॉम 1950 टू 89, क्यूबा, चाइना। चाइना रिमेन द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे स्टिल अंडर कम्युनिस्ट रूल। देखिए जी, एक इंफॉर्मेशनल बात है और ये आपका एक एमसीक्यूज भी है कि जो कम्युनिस्ट है उसकी एग्जांपल में सोवियत यूनियन आ जाता है, कुछ ईस्टर्न यूरोप नेशंस आ जाती हैं, और ले चाइना भी इसकी एक बेस्ट वन मिसाल है कि वहां पे आज भी कम्युनिस्ट रूल है। और वाकई में ऐसा है, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट आएंगे हम। द inefficiencies of government are well known and students can often offer many examples। the $100 humor and instance। खैर चलिए आप काम की बात की तरफ आते हैं। कलेक्टिविज्म एडवोकेट द गुड ऑफ द कलेक्टिव ग्रुप ओवर द इंडिविजुअल। जी, कलेक्टिविज्म इस चीज पे फोकस करता है कि कलेक्टिव ग्रुप्स की बात होनी चाहिए, इंडिविजुअल पे कलेक्टिव ग्रुप्स को फोकस देनी चाहिए। लेकिन इंडिविजुअलिज्म में ये ऑब्वियसली ये डिफरेंट चीज आ जाती है। इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि जी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, एक ही बंदा है वही रोल कर रहा है। अब देखें आप शुमाली कोरिया की बात कर ले तो वहां पे बड़ी स्ट्रांग डिक्टेटरशिप है। वहां पे तो कुछ आप इधर उधर हिल नहीं सकते। इनफैक्ट एज we will see in the later discussion and GATT and NAFTA different countries environmental standards। Okay जी, no problem। आगे हम हमारे पास कोई नई बात आई थी, डेमोक्रेसी इन इट्स प्योर स्टेट विद ईच इंडिविजुअल वोटिंग ऑन एवरी इशू। कोई नहीं यार, वही बातें हैं जी। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिहाज से अगर बात करें डेमोक्रेसी टोटलिटेरियन तो क्या होता है? सिंस डेमोक्रेसी यूजुअली have economic freedom and legal rules that safeguard individual rights, they are often preferred by MNCs। जी, डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वहां पे हर एक के पास हर एक को इजहार राय की आजादी होती है, और MNCs के लिए ये एक फेवरेट एनवायरनमेंट है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम टेंड टू हैव द फॉलोइंग सिक्स कैरेक्टरिस्टिक। छह कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर होती हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस, जो जाहिर राय की आजादी। इलेक्शंस इन विच वोटर्स डिसाइड हु इज द रिप्रेजेंट देम। वोटिंग से डिसाइड किया था आपको रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा। इनका टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होता है। इंडिपेंडेंट एंड फेयर कोर्ट सिस्टम, फेयर जो कोर्ट सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट और फेयर होता है, जो कि एक्चुअली में कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ब्यूरोक्रेसी है वो नॉन पॉलिटिकल, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वैसे तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन किताबी बातों में यही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो नॉन पॉलिटिकल है। डिफेंस है वो भी नॉन पॉलिटिकल है। एंड एक्सेसिबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी एक्सेसिबिलिटी होती है कि वो अपने लिहाज से जो उनके इख्तियार है उनके वो डिसीजन ले सकते हैं।
जी नेक्स्ट हमारे पास आ गई, पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड फेयर इलेक्शन, पावर बीइंग कन्फर्ड ऑन द पीपल, सिविल liberties include a free press equal under the law for individual and personal freedom। जी पोलिटिकल राइट्स और सिविल ये है कि हर एक के पास जिस तरह जाहिर राय की आज़ादी है उस पे इसी तरह वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कोई बंदा बन सकता है। ये नहीं कि कुछ नॉमिनेट लोग हैं वही रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। अब देखिए इलेक्शंस के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार जीतते भी हैं क्योंकि वो लोगों के एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसीज, मेनी न्यू डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड आर नॉट येट स्टेबल। जी ये हमारे काम की बात है। और 75% ऑफ ऑल पीपल डेमोक्रेसी स्ट्रांगली फील इट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर 75% लोग यही कंसिडर करते हैं कि ये गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ टोटलिटेरियन इंक्लूड्स फेजरम। बस ठीक है। जी लेसन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। 9 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।